दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के पांच नंबर वाले क्वेश्चन। जी हाँ, आज की वीडियो में आपको महत्वपूर्ण नियम, महत्वपूर्ण परिभाषा, वो भी आंसर सहित एंड पांच नंबर में आते हैं। मतलब अगर आपने वीडियो क्लिक कर दिया है तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली है मेरे भाई। आज मैं आपको महत्वपूर्ण नियम, देखो पूरी किताब की बात कर रहा हूँ, पूरी फिजिक्स की किताब की बात कर रहा हूँ। ये 5-6 ऐसे नियम है जो हर साल कोई ना कोई टपकता है, जो कि 5 नंबर में। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? गॉस के नियम, अभी आंसर भी बताएंगे, पूरा देखना है, ठीक। दूसरा नंबर क्या है? एम्पियर के नियम। तीसरा नंबर क्या है? किरचॉफ के नियम। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? फ्राइडे के विद्युत अपघटन का नियम। ये छुपा रुस्तम क्वेश्चन है, मतलब आज क्वेश्चन में किताब में है लेकिन आपने इस पर हो सके ध्यान ना दिया हो, बट कोई ना, आज के वीडियो आपको आंसर भी मिलने वाला है, देखो तो यार, ठीक। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है? कूलाम के नियम, जैसा कि ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी आंसर बताऊंगा, ठीक। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है? ओम के नियम, इन सब का आंसर बताऊंगा। अब चलिए, ये तो रहा, हमें पता है ये सब आपको आता होगा, ये सब क्वेश्चन आपको आता रहना भी चाहिए, ठीक, केवल रिवीजन करना होना चाहिए। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण परिभाषा के अंतर्गत। परिभाषाएं तो बहुत है, बट 5 महत्वपूर्ण परिभाषा कुछ ज्यादा है, जो कोई ना कोई तो आएगा। पहला परिभाषा क्या है? मैक्सवेल की विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है भाई। दूसरा नंबर क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है? इनके आवश्यक प्रतिबंध लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। तीसरा नंबर क्या है? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन का समीकरण। बहुत बच्चों को इसमें दिक्कत होती है, बट कोई ना, आज की वीडियो में आपको बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ। वीडियो क्लिक करते हो ना, वीडियो का अंत तक देखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? समस्थानिक तथा संभावित का अर्थ दो लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक। पांचवा क्वेश्चन क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। ये सारे आज के वीडियो जो है 5 नंबर वाले हैं एंड आंसर भी मिलेगा, है ना। तो वीडियो करना क्या है, पूरा देखना है। चलिए बात करता हूँ पहले नंबर, महत्वपूर्ण नियम के अंतर्गत बात करना हूँ पहले नंबर। तो अब हम बात करते हैं पहला नियम क्या है, लिखा है गॉस का नियम। जी हाँ, सो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एक बात बता देना चाहता हूँ मेरे भाई, कि जो भी कुछ पढ़े उसी का रिविजन करना है मेरे भाई, कुछ नया नहीं तैयार करना है। मैं बार बार बोलता हूँ, नया नहीं तैयार करना है। अगर आपका दिमाग एक्टिवेट मतलब तेज है, अगर आपका दिमाग कुशाग्र बुद्धि है, तो आप तैयार करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट आपको जो पहले ने पढ़ा है ना, उसको केवल रिवीजन करके जाओ, उसी का सिस्टम हैंग करोगे मेरे भाई। करना क्या, जो पढ़े उसका रिवीजन करना है बस, और नया नहीं तैयार करना है। चलिए, ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, ये सब आपको तैयार होने चाहिए, इसमें कोई बहाना नहीं बनाना है। क्या लिखा है? गॉस का नियम। देखिए इसका आंसर क्या होगा? किसी बंद पृष्ठ से, तो कैसा क्या लिखा है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1/0 से गुना होता है, जिसे हम गॉस के नियम कहते हैं। तो ये तो मैंने पढ़कर सुना दिया, अब समझाने की बात सुन लो। क्या लिखा है? लिखा है किसी बंद पृष्ठ से, तो ये पृष्ठ कैसा है? ये बंद है ना मेरे भाई, ये कैसा पृष्ठ? देखो पहली बात, बंद है नहीं बंद है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला। देखो कोई चीज हम गुजारने वाले, ठीक, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, तो मैंने कुछ गुजार दिया, कुछ नहीं गुजारा, मैंने डंडा खींच दिया, ऐसे समझ लो, गुजारने वाला। फिर क्या लिखा है? कुल विद्युत फ्लक्स का मतलब ही होता है, ई लगा दो। मैंने क्या बोला? किसी बंद पृष्ठ, पहले तो लाल से मैंने बंद कर दिया, कोई चीज गुजार दिया, वही लिखा है गुजरने वाला। फिर क्या लिखा है? कुल विद्युत फ्लक्स का मतलब ही होता है, कि ई लिखो। फिर क्या लिखा है? यहाँ देखो लाइन, हमने मार्कर देखो, उस पृष्ठ से परिबद्ध का मतलब क्या होता है? कि बराबर लगा दो। उस पेड़ से परिबद्ध का मतलब ही होता है बराबर लगा दो। ये सब समझने का तरीका है बाबू, है ना। कुल आवेश क्यों तो लिखे है ना, क्यों लिख दिया। और का मतलब क्या होता है? कक्षा 8 में पढ़े हो, का मतलब होता है गुणा, ठीक। 1/0 होता है ना, 1/0 गुना मतलब वही गुणा होता है, इसे हम गॉस का नियम कहते हैं। तो ये भी आपका सूत्र भी रहा, फाई बराबर Q/0, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, पूरा अच्छा खासा नंबर देगा। चलिए इंपॉर्टेंट है भाई। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? एम्पियर का नियम। जी हाँ, सो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात की जाए, ये भी कई बार आ चुका है ना, 3 या 5 नंबर में। आंसर क्या लिखना है? किसी बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन धारा I का U0 गुना होता है, जिसे हम या फिर इसे हम एम्पियर का पर्वतीय नियम कहते हैं। सूत्र क्या लिखना है? φ/b डेल बराबर U0 × I। जी हाँ दोस्तों, ये सब क्वेश्चन आपको ऑलरेडी तैयार होने चाहिए यार, अब तैयार नहीं करना है, ये तैयार होने चाहिए, आपको केवल रिवीजन करना है, कुछ नया नहीं तैयार करना है। बाकी ये आपकी मर्जी, समझ ही गए मेरा कहना क्या है। मेरा कहना ये है कि कुछ नया नहीं तैयार करना है, जो आप पढ़े उसका केवल रिवीजन कीजिए। चलिए बात करता हूँ तीसरा नंबर क्या है? किरचॉफ के नियम। जी हाँ, सो किरचॉफ के नियम है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर क्या आता है। अगर आपको नहीं तैयार है तो मत तैयार करना, अगर आपको तैयार है पहले से तो एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक। तो इतना आप समझिए ना। सिग्मा है, ये क्या लिखा है? सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा I = 0, मतलब कुल धाराओं के योग का 0 होता है। ये चित्र आपको ध्यान से समझना होगा। ये देखो बीचों बीच में क्या है मेरे पास? संधि है। संधि मतलब होता है जंक्शन। देखिए ऊपर से कोई धारा आ रही I1, इधर से धारा आ रही I2, इधर धारा जा रही I3,
है ना। अभी चीज समझना कि आने वाली धारा संधि की ओर आने वाली धारा प्लस होती है, संधि से बाहर जाने वाली धारा माइनस। अब आपको करना क्या है, नोट लिखना है। नोट के अंदर लिखना है संधि की ओर आने वाली धारा प्लस में, ये देखिए प्लस में, और संधि से बाहर जाने वाली धारा माइनस में। ठीक, अब जो संधि से अंदर आ रही है, तो बीच बीच वाला क्या है, धारा आ रही है, वो उसका निशान ऐसे है, जो संधि से बाहर जा रही है उसका निशान ऐसे है। देखो कौन धारा यहाँ पर कौन आ रही है, प्लस में। जैसे देखो ये बीच बीच में क्या संधि की ओर आ रही है ना, जैसे क्या क्या आ रही है इसमें हमें बताना होगा। जैसे I1 आ रही है ना, देखो संधि की ओर आ रही धारा, जो आने वाली धारा ऐसे है, देखो ऐसे निशान लगा। ठीक, तो देखो संधि की ओर धारा कौन आ रही है, I1 आ रही। फिर इधर देखिए क्या आ रही है, संधि की ओर धारा आ रही, I2 भी आ रही। तो जो धारा आ रही है संधि पर वो प्लस होगा, तो प्लस क्या हो जाएगा I2। जैसे कि लखनऊ चारबाग जानते हो, चारबाग स्टेशन, उसे क्या होता है जंक्शन, वहां पर ट्रेनें आती हैं, जो आएंगी ट्रेन वो प्लस में हो गया, जो ट्रेन वहां से गुजरेगी मतलब वहां से जा रही है वो ट्रेन माइनस होगी। तो कहने मतलब ये हुआ, जो संधि का मतलब होता है मेन चीज जंक्शन, जो धारा वहां पर आएगी वो प्लस, जो वहां से जो जाएगा वो माइनस। अब करना क्या है, देखो नोट लिखना है, संधि की ओर आने वाली धारा प्लस में, संधि से बाहर जाने वाली धारा माइनस में। तो देखो ध्यान देने बात क्या है, जो धारा आ रही देखो ऐसे निशान लगा है, तो I1 आपका आ रहा है, तो यहाँ पर लिखना क्या है I1 लिख देना है ना। और फिर I2 भी तो आ रही है, तो क्या लिखना है, जो धारा आएगी वो प्लस में। ठीक है भाई, फिर ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो I3 आपकी जा रही है, बीचों बीच से निकल रही है। ठीक, तो क्या हो जाएगा माइनस का I3। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता है तो मत तैयार करना, अगर आपको आ रहा है तो रिवीजन कर लीजिए भाई। ठीक, क्योंकि ये कठिन भी है ना, अब इसका द्वितीय नेम भी तो है। चलिए देखिए I4 भी आपका बाहर जा रही है, जाहिर सी बात माइनस से क्या हो जाएगा I4 हो जाएगा। अब देखो I5 जो है बीचों बीच में जा रही है, जाहिर सी बात जो जाएगी धारा वो प्लस हो जाएगा, यानी I5 प्लस में। अब ये बात क्या है भाई, I6 भी आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा I6 प्लस। अब देखो I7 आपका क्या हो जाएगा भाई, I7 संधि जो जंक्शन से बाहर जा रही है, तो I7 माइनस के, फिर माइनस के I8 भी आपका बाहर जा रहा है, तो I8 भी आपका बाहर, बराबर क्या हो जाएगा 0। भाई जो धारा प्लस इधर हो इसको इधर रखो, जो माइनस हो बराबर के उस साइड ले जाओ। जैसे कि देखो I1 आपका प्लस है, तो इसको हमने रोक लिया, I2 प्लस का रोक लिया। ठीक है भाई, I2 को रोक लिया। अब I5 भी आपका प्लस है, तो I5 भी इधर है, आप रोक लिया। ठीक, और फिर I6 भी आपका प्लस में, तो I6 भी हमने रोक लिया, बराबर निशान लगा दिया। अब I3 जो माइनस का ना, जब बराबर इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का I3। I4 प्लस हो जाएगा, इधर आएगा बराबर के साइड क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। I7 माइनस का है, बराबर के साइड आएगा तो क्या होगा प्लस का I7 हो जाएगा। ठीक, माइनस का I8 है, इधर जाएगा तो प्लस का I8 हो जाएगा। मतलब संधि से आने वाली धारा संधि से जाने वाली धारा के योग बराबर होता है। तो कहने का मतलब ये है सिग्मा I बराबर क्या हो जाएगा भाई 0। बस इतना करके आपको छोड़ देना है, यहां से आपका 2.5 नंबर पक्का होगा। अभी इसका प्रथम नियम, अभी इसका द्वितीय नियम यानी कि बंदपास नियम वो लिखोगे तब 5 नंबर दिया जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी आपकी मर्जी। जी हाँ दोस्तों, ये लिखना बहुत जरूरी है, संधि की ओर धारा प्लस संधि से बाहर जाने धारा माइनस, स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। चलिए अब इसका द्वितीय नियम देख लेते हैं। हम कहते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है भाई, किरचॉफ द्वितीय नियम जिसे बोलते हो बंदजाल के नियम या फिर बंदपास के नियम। जी हाँ सो है ना। तो इसमें करना क्या है, इसमें करना क्या है, चित्र आपको बनाना है ABCDEF है ना, जैसा कि R1 I1 E1 E2 है ना, I2 R2 R3 I1 प्लस I2 ब्रैकेट क्लोज, ये आपका रहा चित्र भाई। चलिए लिखना क्या है कि बंद पास ABCDA मेरे भाई, इसमें ध्यान देना है 5 अक्षर लेना है, जैसे कि ABCDA मतलब यहाँ तक नहीं लेना है, ABCD मतलब A तक लेना है। ठीक, यहाँ पूरा 1 अच्छा 2 अच्छा 3 अच्छा 4 5 ABCDA में। अब आपको करना क्या है, इसका मतलब ये हो, इसमें जो जो चीज लिखा है वो आपको लिख देना है। जैसे I1 R1 लिखा है, तो यहाँ पे लिखना क्या है I1 R1 लिख दिया। ठीक है ना, फिर I1 से R1 फिर लिखना क्या है, देखो इधर इधर सीधा जा रहा है, उल्टा हो रहा है ना, जाहिर सी बात I माइनस हो जाएगा, इसीलिए माइनस लगा क्योंकि यहाँ पे उल्टा है ना, ये निशान देखो I2 R2 है ना, इतना कर दिया। अब फिर करना क्या है, देखो इसमें मिल क्या रहा है, बराबर निशान लगा दिया है ना, E1 माइनस E2 इतना करके आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे बिंदु मार के समीकरण फर्स्ट लिख देना। ठीक, ये आपका कंप्लीट। अब आपको करना क्या भाई, ध्यान लिखना है कि बंद पास लिखो चाहे बंद जाल लिखो। ठीक, चाहे बंद पास बोलो चाहे बंद जाल बोलो। ठीक, तो बंद पास पुनः बंद पास के लिए भाई है ना, जैसे कि एक तो हो गया। अब पुनः बंद पास क्या हो जाएगा DCFED, ध्यान रखना है 5 अक्षर लेना है। तो D शुरू पहले लिया D, फिर क्या लिख लिया C, फिर लिख लिया F है ना भाई, फिर लिख लिया E है ना, फिर क्या लिखा D, मतलब 5 लिखा। अब इसमें मतलब DCFED में अब इसमें क्या क्या है, जैसे I2 R2 मिल रहा है, I2 लिख दिया R2 लिख दिया। ठीक, फिर जब उधर से इधर की ओर आ रहे हैं, देखो प्लस हो रहा है। ठीक, तो प्लस लगा दिया निशान, तो क्या हो जाएगा I1 मिल रहा है प्लस I2 मिल रहा है, और पीछे क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा, और बराबर किसका हो जाएगा भाई, बराबर हो जाएगा इस सारी लाइन में तो क्या मिल रहा है, केवल E2 मिल रहा है। ठीक, E2 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका समीकरण सेकंड हो जाएगा। ठीक, कहने तो ये बंद पास के नियम, बंद जाल के नियम केवल दिखाना रहता है। अब इतना करके अब आपको करना क्या है, देखो सिग्मा है ना, सिग्मा IR बराबर, यहाँ सिग्मा I हो जाएगा, इसमें मतलब I1 R1 जो है सब बराबर हो जाएंगे, सिग्मा IR बराबर किसके हो जाएगा
सिग्मा ई के हो जाएगा। ठीक, मतलब ये क्वेश्चन अगर आप पढ़े होंगे पहले तो आपको समझ में आएगा, वरना समझ नहीं आएगा। अगर समझ नहीं आता, अगर आप सोचते हो हम इसे याद कर लें, तो ऐसे जैसे लिखा है ऐसे आप समझ लो, है ना। थोड़ा दिमाग में रट्टा मारोगे, 2-4 बार फेयर में लिखोगे, समझ में आ जाएगा। बाकी अगर नहीं अच्छे से याद आ रहा है, नहीं समझ पा रहे हो, कोई बात नहीं, इसे जान दो। ठीक, चलिए बात करता हूँ चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। अब हम बात करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। फैराडे विद्युत चुंबकीय पेड़ संबंधी के नियम लिखिए। ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन है। प्रथम नियम क्या हो जाएगा, इसका पहला 2 नियम होते हैं। जैसे कि प्रथम नियम क्या है कि जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति करते हैं तो चुंबक में चुंबकीय फलकों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, अतः प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। कहने मतलब यह है कि अतः प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, मतलब जैसे लिखा आपको यहाँ से यहाँ तक मेरे भाई, वैसे आपको याद करना है। अब हेडिंग नंबर डालना, दूसरा क्या, द्वितीय नियम। अब इसमें क्या लेना है, इस नियम के अनुसार चुंबकीय फलकों की संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। जैसे कि ई समानुपाती डेल्टा 5, ई समानुपाती d5/dt। अब देखो मेरे भाई करना क्या, ये समानुपाती निशान हटाओगे ना तो बराबर निशान आ जाएगा, मास का p जुड़ जाएगा और d5 बराबर कर जाएगा dt हो जाएगा। ठीक, d5 बराबर कर जाएगा dt। अब यहाँ करना क्या है, लिखना क्या है, जहां का लेना है p बराबर 1 लेने पर, है ना, मतलब लेने पर या लिखने पर, है ना, लेने पर, मतलब हम p की जगह पर अगर 1 रख दें तो, है ना, तो उसका आंसर क्या आएगा, क्या मतलब ये हुआ। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा भाई, देखो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 1 से गुणा करोगे तो वही हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा d5/dt, है ना, डायरेक्ट कर दिया है, समझ गए होंगे मतलब। चलिए इसके साथ तो अब हम देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या है, कूलाम के नियम। जी हाँ, जो काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, हर बच्चे तो लमसम इसे जानते हैं, याद भी कर चुके होंगे, है ना। आपके स्कूल में पढ़ाया भी होगा कि तुमको आंसर क्या लिखना है कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे हम कूलाम के नियम कहते हैं। सूत्र लिखा है F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। अब रही बात सर कि 1/4πε0 का मान कितना होता है, इसका मान होता है भाई 9 × 10⁹। Q1 क्या है, Q1 मतलब होता है पहला आवेश, Q2 बताता है दूसरा आवेश, R क्या है, दूरी है, F का है, F आपका बल है। ठीक, चलिए, है ना। अब आइए बात करते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ओम का नियम। जी हाँ, ओम के नियम से आप क्या समझते हैं, कई बार आ चुका है ना। इसका आंसर क्या है, ओम के नियम के अनुसार किसी धातु के तार में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा I उस तार के सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि तार पर ताप निश्चित हो, उसे हम ओम के नियम कहते हैं। ठीक, समझने वाली बात क्या है, V अनुक्रमानुपाती I के जब ये निशान हटाओगे ना तो क्या हो जाएगा, V बराबर क्या जुड़ेगा, RI, यानी R एक नियतांक है, R एक नियतांक जुड़ेगा, V बराबर क्या जाएगा R। अब रही बात सर V क्या है, तो V आपका विद्युत विभव समझ लो, विभव, R क्या है, प्रतिरोध है, I क्या है, विद्युत धारा है ना। अब यहाँ से करना क्या है, R रोक लिया, R रोकोगे तो भाई V उसके नीचे आ जाएगा ना, तो V बटे का जाएगा I। ये रहा मेरे तो महत्वपूर्ण नियम कंप्लीट। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण परिभाषा के अंतर्गत पहला नंबर क्या है। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने पर भाई, वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। चलिए बात करता हूँ पहला परिभाषा क्या है। महत्वपूर्ण परिभाषा के अंतर्गत पहला परिभाषा क्या है, जैसा कि 5 नंबर में आता है भाई, नाम क्या है, मैक्सवेल के प्रकार विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत। हल्की में मत लेना, आने के चांस है इसका। आंसर क्या जगह कि जब कभी किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा उच्च आवृत्ति से बदलती है, अर्थात परिपथ में उच्च आवृत्ति के विद्युत दोलन होते हैं, तो उस परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में, मतलब ऊर्जा जो होती है तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है। इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B परस्पर लंबवत तथा तरंग के संचार दिशा के भी लंबवत होते हैं। ठीक, हेडिंग है विद्युत चुंबकीय तरंग के अभिलक्षण तो आपको किताब क्वेश्चन में बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन आपको 2 या 3 याद करना है। पहला अभिलक्षण क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। दूसरा नंबर क्या है, इन तरंगों के संचरण के लिए किसी पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये तो मैंने इसका आंसर बता दिया। एक बात जरूरी सुन लो, अगर मान लिया कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है तो उसको भी लिखना है, कैसे भी लिखो मेरे भाई, लिखना जरूर है, छोड़ के नहीं आना, हर एक क्वेश्चन तक पहुंचना है, आखिरी क्वेश्चन तक पहुंचना है। ध्यान रखना है कोई क्वेश्चन छूटना ना पाए, है ना। आंसर तो जो आ रहा है उसको सही से लिखो, वो तो सही बात है। जिसका नहीं आ रहा उसका भी लिखो, मतलब ऐसा लिखना है कि लगे कि हाँ पढ़ा हुआ लिखा बच्चा लिखा है, मतलब कुछ गाने वगैरह मत लिखना, बाकी पढ़ाई से रिलेटेड लिखना है। ये कब करना, जब आपको ना आए क्वेश्चन का आंसर, समझदार हो समझ के मैं कहना। ठीक, काफी को भरना भी है, एक प्रकार से भी समझ लो। चलिए बाकी महत्वपूर्ण परिभाषा के अंतर्गत दूसरा नंबर क्या है। तो अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण परिभाषा के तहत दूसरा नंबर क्या लिखा है, ये लिखा है प्रकाश के व्यक्तिगत से क्या तात्पर्य है, इनके आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है।
लिखना क्या है, जब प्रकाश किसी माध्यम में एक साथ चलती है तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों के अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। कुछ स्थानों पर प्रकाश तीव्रता न्यूनतम होती है, लगभग शून्य होती है, जबकि कुछ स्थानों पर प्रकाश तीव्रता अधिकतम होती है। प्रकाश तरंगों की इस घटना को, मतलब न्यूनतम और अधिकतम घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। भाई इनकी आवश्यक शर्तें क्या है, आवश्यक प्रतिबंध क्या है, कम से कम 2 या 3 शर्तें याद ही होनी चाहिए। पहला क्या है, दोनों तरंगों की आवृत्तियां बराबर होनी चाहिए। ठीक, दूसरा नंबर क्या है, दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए। तीसरा नंबर क्या है, दोनों प्रकाश स्रोत बहुत संकीर्ण होने चाहिए। मैंने भाई कल एक वीडियो बनाया था जिसमें 2 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर का, मतलब अति लघु त्रिपस, लघु त्रिपस और दीर्घ त्रिपस, मतलब सब कुछ मैंने ऑलरेडी इस पर बता रखा था। वो अगर आपने नहीं देखा है, उसका वीडियो की जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है, या मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आप जाइए, या मेरे चैनल को अच्छे से चेक करिए कि बंदा पढ़ाता क्या आखिर, तो आपको वो वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उस वीडियो में हमने बहुत अच्छा 50 क्वेश्चन बताए आंसर सहित। बाकी आपकी मर्जी, याद देख लेना तो अच्छा ही होगा। चलिए बात करता हूँ तीसरा परिभाषा क्या है। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर क्या है, महत्वपूर्ण परिभाषा के अंतर्गत क्या है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन का समीकरण। जी हाँ, तो इसका समीकरण सिद्ध करके दिखाना। तो लिखना क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, और उसके अंदर कहना है किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुपाती होता है। ठीक, इतना लिख करके फिर आपका डालना है आइंस्टीन का समीकरण। ठीक, सबसे सटीक भाषा में लिख रहा हूं मैं। अब ऐसा करना है, आइंस्टीन ने जर्मनी वैज्ञानिक मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर बताया कि जैसे कोई प्रकाश फोटॉन किसी धातु की सतह पर गिरता है तो फोटॉन की ऊर्जा 2 भागों में बढ़ जाती है। फोटॉन की ऊर्जा 2 भागों में बढ़ जाती है, जो कि पहला भाग क्या लिखा है, पहला भाग प्रकाश इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक लाता है, जिसे हम कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन का W लिखते हैं, इसलिए हमने ब्लैक पेन से W लिख दिया। दूसरा क्या लिखना है, दूसरा भाग प्रकाश इलेक्ट्रॉन को अधिकतम गतिज ऊर्जा E प्रदान करता है। ठीक, अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसका और है, मतलब इसका समीकरण का सिद्ध करना है ना, तो यहाँ पे हेडिंग डालना है नीचे आइंस्टीन के अनुसार। तो अब करना क्या है, देखो आइंस्टीन के अनुसार मतलब आइंस्टीन के समीकरण को सिद्ध करना। तो सबसे पहले करना क्या है, एच बी बराबर डब्ल्यू प्लस ई के। अब बोलोगे सर डब्ल्यू कहाँ से आया, एक ई के कहाँ तो आया है मेरे भाई, जो अभी आपने लिखा था ना लाइन, पहला आवेश वाला, मतलब पहला भाग में डब्ल्यू मिलता है, दूसरा भाग में ई के मिलता है, मतलब कार्यफलन और गतिज ऊर्जा, इसे बोलते हैं कार्यफलन, इसे बोलते हैं गतिज ऊर्जा। एच बी की यहाँ पर देहली आवृत्ति है, अभी समझाएंगे, है ना। तो अब आपको करना क्या है, ये इतना समीकरण आपको समझ में आ गया ना। हमें करना क्या है, ई के जो है हमें इधर लाना, तो जब इधर लाओगे बराबर इधर तो क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा। इधर क्या लिखा है ऑलरेडी, एच डब्ल्यू तो लिखा है, जब इधर ला जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस का एच बी हो जाएगा, है ना। मैंने कुछ किया नहीं, इसको हम इधर लाते हैं तो माइनस का ई के हो जाएगा, और डब्ल्यू तो ही है, जब इसको इधर ले जाओगे तो माइनस का एच बी हो जाएगा। अब एक चीज आपने पढ़ा, ये चीज पढ़ाओगे डब्ल्यू बराबर एच बी नॉट क्यों होता है। अब एच बी नॉट क्यों होता है भाई, ये आपका देहली आवृत्ति के सूत्र। ठीक, ये सूत्र यहाँ पर लागू कर देना है, मतलब डब्ल्यू जगह पर रख देना है, यानी एच वी नॉट। इधर क्या लिखा है ऑलरेडी एच बी लिखा हुआ है। ठीक, इधर क्या है माइनस का ई के है। ठीक, आपको करना क्या, देखिए अब करना क्या है, माइनस का ई के बराबर इसमें से कॉमन के मिल रहा है, इसमें से आपको देखो करना क्या, सबसे पहले हम माइनस से गुणा करा देते हैं। देखो ई के आपका हो जाएगा, जब गुणा कराओगे ना तो ये जो एच बी पीछे है ना, इसको आगे ले आना है, बस सारा खेल सही हो जाएगा, है ना। ये पीछे हो जाएगा, है ना। अब आपका एकदम देखो गुणा करने पर जब माइनस से गुणा कराओगे ना तो जो इधर वाली संख्या है इसको आगे ले देना है, इसको पीछे ले देना है, आपका सब प्लस में हो जाएगा। आप करना क्या भाई, इसमें से आपका कॉमन क्या मिल रहा है, एच कॉमन मिल रहा है, एच कॉमन ले लिया, एच आपको कॉमन ले लिया, तो बचा के अंदर v माइनस वी नॉट। ठीक है भाई, इधर क्या जाएगा, ठीक है ई के बराबर क्या जाएगा, एच ब्रैकेट अंदर क्या जाएगा, v माइनस वी नॉट। ये समीकरण आपका फर्स्ट बन गया। क्या एक लाइन आपको लिखना है, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग यानी vmx, है ना, मतलब क्या लिखना है, अधिकतम वेग का क्या जाएगा, यहाँ पर आपको ध्यान देना, के बराबर क्या जाएगा 1/2 है ना mv स्क्वायर, है ना। क्या लिखा है अधिकतम, देखो यहाँ पर v कैसा है, क्योंकि यहाँ पर वेग लिखा है इसलिए वेग हो गया। अब बोला अधिकतम मतलब होता है मैक्सिमम, तो यहाँ पर max लिख देना है ना। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग का सूत्र क्या जाएगा, ई के बराबर हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर mx। अब ये आपका समीकरण मेरे भाई कौन सा बन गया, ये समीकरण आपका सेकंड बन गया, है ना। समीकरण आपका सेकंड, और समीकरण फर्स्ट और सेकंड को तुलना करने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट सेकंड को बराबर करने पर, फर्स्ट और सेकंड को तुलना करने पर, तुलना मतलब होता है बराबर करने पर। देखो ई के जगह हम कह सकते हैं, इधर रख सकते हैं, तो ई के बराबर क्या हो जाएगा भाई, एच हो जाएगा, v माइनस वी नॉट हो जाएगा। इधर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना 1/2 mv स्क्वायर mx, है ना। तो यही तो आपका समीकरण है ना भाई, इसे तो सिद्ध करना था, मतलब आइंस्टीन का समीकरण ये तो है, इसे तो इतना ही लाना था मेरे भाई, तो आपका क्लियर हो गया। देखो इसमें समझने वाली बात क्या है, लिखा है समीकरण फर्स्ट सेकंड को तुलना करने पर, तुलना मतलब है एक दोनों को बराबर करना है। जैसे देखो ई के बराबर भी इतना है, ई के बराबर भी इतना है, तो ई की जगह हम मतलब यहाँ पर ई की जगह बताना लिख सकते हैं, तो लिख दिया, मतलब ई के मान एच वी माइनस वी नॉट, और बाकी इधर तो लिखे हुआ है। ठीक, ये यहाँ आपका आंसर। चलिए अब हम बात करता हूँ चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, बात महत्वपूर्ण परिभाषा के अंतर्गत चौथा नंबर क्या लिखा है भाई, ये लिखा है समस्थानिक तथा संभारिक के अर्थ दो उदाहरण से देकर समझाइए। ठीक, ये पूरा 5 नंबर में आता है, आपको समझ में आना चाहिए।
पहले नंबर का लिखना है, हेडिंग डालना है समस्थानिक। ठीक, तो इसका आंसर करना है किसी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉन संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न होती है, उस तत्व को या उस तत्व के समस्थानिक या समप्रोटॉनिक कहते हैं। ठीक, दो नाम है, चाहे समस्थानिक बोलो चाहे समप्रोटॉनिक बोलो, तो समस्थानिक या समप्रोटॉनिक कहलाते हैं। उदाहरण में क्या लिखना है, हाइड्रोजन जैसे कि 1H1, 1H2, 1H3। ऑक्सीजन दूसरा उदाहरण क्या है, 8O16, 8O17। इसमें क्या लग जाएगा, संभारिक है ना, जिनमें न्यूक्लियनों की कुल संख्या समान होती है परंतु प्रोटॉनों और न्यूट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न होती है ना, उसे संभारिक कहते हैं। He3, He मतलब हीलियम। जी हाँ, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करता हूँ सबसे आखिरी वाला क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर क्या है। ठीक, तो अब हम कहते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 5वां परिभाषा लिखा प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखी है ना, या प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए। तो आंसर क्या लिखना है कि वैज्ञानिक लेनार्ड तथा मिल्कर ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में किए गए प्रयोगों से प्राप्त परीक्षणों के आधार पर कुछ नियम दिए हैं जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम कहलाते हैं। पहला नियम क्या है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति की बढ़ने पर बढ़ती है। दूसरा नंबर क्या है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा नंबर क्या है, किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन की दर धातु की दर धातु के सतह पर गिरने वाले प्रकाश तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। मैं एक चीज बताने वाला हूँ भाई, जो क्वेश्चन अभी तक आपने पढ़ा है उसका केवल आपको रिवीजन करना है, कुछ नया नहीं तैयार करना है। ठीक, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ नया तैयार नहीं करना है, जो पढ़े थे उससे केवल रिवीजन करना है। जी हाँ, चलिए आशा करता हूँ वीडियो देखकर समझ गए प्लीज लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।